हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों के साथ, जिससे कि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मनोबल है, जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो आज लाया हूँ प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से जुड़े अति लघुत्तरीय 50 प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें से करीबन 15 नंबर का पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरीय आपके परीक्षा में आएंगे तो उम्मीद है कि इसमें से 5 या 6 प्रश्न तो आपके परीक्षा में आ ही जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को। कब निर्धारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को। क्या? बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हो जाएगी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। उसके बाद दूसरा हो जाएगा बालकों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। पहला हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बालकों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा नहीं। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। तो क्या लिखा था इन्होंने? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो छनाई या निस्यंदन सिद्धांत तो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। तो छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो हो जाएगा कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य लोगों को शिक्षित कर सकें। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है? हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा अनुदान प्रणाली। अनुदान प्रणाली हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक प्रणाली लागू की गई थी जो आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो पहली दिन हो जाएगी केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला प्रश्न हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, पहली विशेषता हो जाएगी शैक्षिक अवसरों की समानता, और दूसरा हो जाएगा केंद्रीय सरकार की भागीरथी। केंद्र सरकार की भागीदारी। पहली विशेषता हो जाएगी शैक्षिक अवसरों की समानता, उसके बाद दूसरी विशेषता हो जाएगी केंद्र सरकार की भागीदारी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई? तो उत्तर हो जाएगा छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने और अधिगम का स्तर सुधारने। अगला प्रश्न, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अगला प्रश्न,
NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर हो जाएगा नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में। इसका लक्ष्य है बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम की समस्या दूर करना। इसका लक्ष्य क्या है? बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा DPEP परियोजना के कार्य। तो पहला कार्य हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और दूसरा हो जाएगा विद्यालय में बच्चों का ठहराव। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्र व राज्य सरकार दोनों को। केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ये अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ है? भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा संविधान के 42वें संशोधन में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? उत्तर हो जाएगा कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो मैकाले जो था वो शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? उत्तर हो जाएगा मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस बात से तो यही स्पष्ट होता है कि मैकाले, यहाँ पर मई और काले अलग अलग हो गए तो मैकाले हो जाएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा उड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। उड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं निर्धारित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को अग्रलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं दी जाती हैं आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिता पाठ्य पुस्तक। उसके बाद कक्षा शिक्षण सामग्री, तो इसके अंतर्गत मानचित्र, ग्लोब, चार्ट इत्यादि दिए जाते हैं। उसके बाद खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट जैसे कि पेचकस, प्लास। उसके बाद हो जाएगा श्रव्य उपकरण, रेडियो श्रव्य उपकरण। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, संगीत उपकरण जैसे कि ढोलक, तबला, हारमोनियम इत्यादि। उसके बाद हो जाएगा शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन और कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी हो जाएगी शिक्षकों के लिए, ब्लैक बोर्ड, इतनी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो उत्तर हो जाएगा 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई। उसके बाद अगला प्रश्न इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 20 सितंबर 1985। 20 सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से क्या तात्पर्य है या फिर क्या समझते हैं? तो हो जाएगा, अपव्यय की बात करें तो अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने के कारण होती है। उसके बाद बात करें अवरोधन की, तो अवरोधन क्या हो जाएगा? अवरोधन से तात्पर्य बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 वर्ष से 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। अगला प्रश्न, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा, यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। कौन कौन से जिले हैं ये? इटावा, पहला हो जाएगा इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी और गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। अगला प्रश्न, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो 2 उद्देश्य हो जाएंगे। पहला उद्देश्य हो जाएगा नामांकन में वृद्धि करना और दूसरा हो जाएगा बालिकाओं को आर्थिक यहाँ पर बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हो जाएगा जिला शिक्षा यहाँ पर हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस आयोग की संस्तुति पर हुई थी? तो प्रश्न बन जाएगा, डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहला हो जाएगा पीमोस्ट का पूरा नाम। पीमोस्ट का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पीमोस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। फिर उसके बाद बात करें ECCE का पूरा नाम। ECCE का पूरा नाम लिखिए। उसके बाद ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे हो जाएगा NCERT का पूर्ण रूप लिखिए। NCERT का पूर्ण रूप लिखिए। तो उसके ये हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उसके बाद बात करें NCTE नेशनल, इसका NCTE का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो डाइट आ जाएगा। डाइट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट का पूरा नाम हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो सॉफ्ट हो जाएगा। SOPT का हो जाएगा स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की, तो ये हो जाएगा SCERT का पूरा नाम लिखिए। SCERT का पूरा नाम हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।